प्राचीन लोग शादी कैसे करते थे? बस लकड़ी की छड़ी से लड़की को बेहोश कर देते थे और उसे गुफा में खींच ले जाते थे। इसलिए हर प्राचीन जनजाति के आदमी के पास बेहोश करने की उत्कृष्ट कला होती थी। केवल 2 बैल एक अपवाद थे। वह जनजाति के सबसे प्रसिद्ध छोटे बेकार व्यक्ति थे जो जनजाति की सबसे सुंदर लड़की से एक तरफा प्यार करते थे, लेकिन लड़की उन्हें सिर्फ एक दोस्त मानती थी और उनके लिए एक मादा गोरिल्ला को पत्नी के रूप में पेश करती थी। जब देखा कि ईयरन्यू वास्तव में प्रजातियों के बीच प्रेम नहीं करना चाहता तो उसे खुद सिखाना पड़ा कि लड़की के सिर पर कैसे मारा जाए। ईयरन्यू ने अपनी प्यारी लड़की को देखा और उत्सुकता से लकड़ी उठाकर मारा, लेकिन दुर्भाग्य से ताकत कम थी। वह बेहोश नहीं हुई, लेकिन इस कदम ने उसे हिम्मत दी और उसने आखिरकार अपने प्यार का इजहार कर दिया। तभी अचानक बड़े भाई डान्यू ने एक झटके में लड़की को बेहोश कर दिया और गर्व से उसे खींच कर ले गया। ईयरन्यू वहीं स्तब्ध रह गया। इसके बाद के दिनों में वह केवल देख सकता था कि दान्यू और लड़की प्यार का प्रदर्शन कर रहे हैं और वह अकेले उदास हो जाता था। इस दिन उसने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा। उसका पुराना दिल धड़कने लगा। उसने खुद को हिम्मत दी और लकड़ी की छड़ी उठाकर जोर से मार दिया। लड़की गिरकर मर गई, लेकिन कपड़े और खाने की कमी वाले इस आदिम कबीले में इसका मतलब अक्सर पेट भर खाना होता है। सब लोग तेल से लबरेज होकर खा रहे थे। ईयरन्यू ने चुपचाप इस स्वादिष्ट भोजन को ठुकरा दिया। नतीजा यह हुआ कि अगले दिन वह भूख से मजबूर होकर नदी में मछली पकड़ने चला गया। दुर्भाग्य से वह मछली पकड़ने का भाला भी ठीक से नहीं पकड़ सका। दान्यू ने एक कान के आकार की छोटी मछली पकड़ी, जिससे सुंदर लड़की उत्साहित होकर उसकी ओर दौड़ी और उसे एक प्यारा चुंबन भी दिया। यह दिखाता है कि भोजन कितना दुर्लभ था। मजबूरी में मुखिया सभी को लेकर शिकार पर निकल पड़ा। दूसरे लोगों के बीच ईयरन्यू छोटा और कमजोर दिखता था और बार बार पीछे हटने की सोचता था, जिससे नेता उसे गोली मारने की सोचने लगा। जब सभी लोग शिकार की योजना पर चर्चा कर रहे थे, एक सांप चुपचाप ईयरन्यू की पैंट में घुस गया और ईयरन्यू तुरंत कांपने लगा जैसे उसे पार्किंसन हो। अन्य लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और किसी ने भी नहीं देखा कि एक मेहमत उनके पीछे से गुजर रहा था। सांप से छुटकारा पाने के लिए ईयरन्यू ने अपनी ऊनी पैंट उतार दी। एकमात्र पैंट पहनने वाले आदिम व्यक्ति के रूप में ईयरन्यू को फिर से डान्यू ने डांटा और उसकी ऊनी पैंट फेंक दी। ईयरन्यू ऊनी पैंट का पीछा करते हुए चट्टान से नीचे गिर गया और जब लोग दौड़कर देखने गए तो पाया कि वह एक बड़े गोबर के ढेर पर गिरा था। बिना ध्यान दिए ईयरन्यू ने मल से एक खोपड़ी निकाल ली। लगता है कि मल करने वाले जीव ने एक इंसान को खा लिया था। मुखिया ने सुझाव दिया कि और भी तलाशें, शायद कुछ मूल्यवान चीज मिल जाए। इसके बाद उसने एक माला, एक टूटी हुई लंबी भाला और 2 अन्य खोपड़ियां निकाली। लगता है इस जीव का पेट काफी अच्छा है। ईयरन्यू को एहसास हुआ कि ये कुछ ऐसा नहीं है जिससे वे निपट सकते हैं, इसलिए वह मुड़कर जाने लगा, लेकिन सामने से एक मेहमत से टकरा गया और वह मेहमत के पेट में चला गया। सभी ने भाले फेंककर हमला किया। मेहमत को जल्दी ही सबने मार गिराया और ईयरन्यू को पीछे से बाहर खींच लिया। मेहमत को मारने वाले योद्धा के रूप में बड़ा बैल वापस जनजाति में आया और सुंदर लड़की के साथ शादी कर ली। छोटा बैल उदास होकर गुफा के बाहर घूम रहा था। तभी दूसरे जनजाति का जासूस वहां पहुंचा और पत्थर उठाकर पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन छोटा बैल द्वारा अनजाने में फेंकी गई हड्डी से बेहोश हो गया। मुखिया ने तुरंत पहचान लिया कि यह बड़े कबीले का एक विशेष शक्ति वाला व्यक्ति है जो जानवरों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उसे यहाँ आने का उद्देश्य जानना जरूरी था। जासूस को बांध दिया गया, लेकिन वह बहुत जिद्दी था और दावा किया कि कोई भी यातना उसे बोलने पर मजबूर नहीं कर सकती। फिर ईयरन्यू ने उसकी लोहे की जंजीरें उतार दी और पंख से उसके पैरों के तलवे गुदगुदाए, जिससे जिद्दी जासूस जल्दी ही टूट गया। असल में वह जनजाति के मुखिया की हत्या करने आया था ताकि बड़ा जनजाति आसानी से आकर हमला कर सके। ईयरन्यू को जासूस की निगरानी का काम सौंपा गया, लेकिन भोला भाला वह जासूस की विशेष शक्तियों को पहले ही भूल चुका था। इस समय जासूस ने एक बड़ी चूहे को देखा। उसकी आंखों से अचानक हरी रोशनी निकली और उसने चूहे के साथ संपर्क स्थापित किया। आदमी के मुंह से अजीब ध्वनि निकली। चूहा जैसे उसकी बात समझ गया, फुर्ती से बड़े पेड़ के पीछे जाकर रस्सी को काट दिया। ईयरन्यू अभी भी अनजान होकर इतराता रहा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका सामना जासूस से हो गया। जासूस भाग गया, लेकिन युद्ध से बच नहीं सका। दोनों समूह तेजी से खुले स्थान पर इकट्ठा हो गए। बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। ईयरन्यू ने देखा कि बगल में खड़ा व्यक्ति को जाना पहचाना लग रहा था। असल में वह सुंदर लड़की थी जो लड़के का भेष बनाकर आ गई थी। लड़ाई शुरू होने के बाद सुंदर लड़की ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरी ओर ईयरन्यू जमीन पर चश्मा ढूंढ रहा है। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई जारी है। ईयरन्यू ने बड़ी मुश्किल से चश्मा पाया, लेकिन देखा कि नेता जमीन पर पड़ा है। असल में उसके पास सिर्फ एक सिर बचा था। यह दुश्मन नेता ने मेनू को पकड़ लिया था। ईयरन्यू ने तुरंत दान्यू को नेता की हत्या और मेनू के पकड़े जाने की सूचना दी, लेकिन दान्यू ने सीधे सभी को पीछे हटने का आदेश दिया। देखते ही देखते सुंदर लड़की को ले जाया गया और जब वे वापस जनजाति में पहुंचे तो सभी को पलायन के लिए नेतृत्व करना था। किसी ने भी उस सुंदर लड़की को बचाने की इच्छा नहीं जताई, क्योंकि दान्यू के लिए महिलाओं की कमी नहीं थी, लेकिन ईयरन्यू के लिए वह उसका प्यार थी। इसलिए उसने जनजाति से अलग होकर अकेले ही उसे बचाने का फैसला किया। लंबी यात्रा के बाद उसे महिला जनजाति के लोगों ने पकड़ लिया। जूचंग चाहता था कि ईयरन्यू वंश को आगे बढ़ाए, लेकिन उसका मन केवल सुंदर लड़की को बचाने में लगा था। उसने खूबसूरत जूचंग को बेरहमी से मना कर दिया, जिससे गुस्से में जूचंग उसके पीछे उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। ईयरन्यू घबराकर भागा और गलती से उस बड़े बुले में पहुंच गया जिसने सुंदर लड़की को पकड़ लिया था। सुंदरी आराम से हार पहन रही थी। तभी ईयरन्यू ने उसे चुपके से बाहर खींच लिया। उसने सुंदरी को बताया कि वह बहादुरी से उसे बचाने आया है, यह सोचकर कि वह उसके प्यार से प्रभावित होगी। लेकिन सुंदरी को आपका यह बुलवा बहुत पसंद था, क्योंकि यह अधिक शक्तिशाली था और यहाँ पेट भर खाना मिलता था। अपनी वफादारी दिखाने के लिए उसने जोर से ईयरन्यू की मौजूदगी का खुलासा कर दिया और ईयरन्यू को केवल भागना पड़ा। भागते समय वह उसका पीछा कर रही बेटी के समूह से मिला, फिर प्रवास कर रहे अपने मूल जनजाति से भी मिला और दौड़ते हुए चट्टान से गिर गया। मरने से पहले उसे समझ आया कि खाने को न मिलने वाले आदिम जनजाति में उसका प्यार उसके